हाँ, तो फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी, मैं इसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फेस किसी भी एसी क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने बताया था एसी क्वांटिटी मतलब अल्टरनेट क्वांटिटी, इसको हम साइन वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसका फेसर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो साइन में हमको पता है कि ये मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता है, मिनिमम -1 तक जाता है। मैं कि पीकेस्ट पॉइंट पे जो हमारे यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है, ये वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो पीकेस्ट पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होता है, Vm। ठीक, ये एक्सेस जो होता है ये टाइम एक्सेस कर लीजिए, या तो ये ओमेगा टी एक्सेस होता है। ठीक, ये जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा। ठीक, यहाँ पे पॉइंट होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे होगा पॉइंट ए पर कुछ और होगा, मान लिया VA वोल्टेज है। अब यहाँ पर है तो इसके करस्पॉन्डिंग VM वोल्टेज है। तो अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग होता है। अब इस VM के बाद जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे क्या था वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज 0 है। ठीक, अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ किया, ओमेगा टी इंक्रीज़ किया, फेसर एंगल वो आपका धीरे धीरे आपका VM तक पहुँचा, मैक्सिमम पॉइंट तक। ठीक, अब जैसे जैसे ये ओमेगा टी एंगल आपको जैसे और फर्दर इंक्रीज़ करेगा तो ये क्या, ये डिक्रीज़ करेगा। जैसे कि इस पॉइंट के लिए हम देखें तो ये पॉइंट अगर हम इसको B कह दें तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो जाएगा, उसको हम निकालने के लिए परपेंडिकुलर लाइन इस V पर हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो होगा वो VM से छोटा होगा। ठीक, तो ये मान लिया VM डैश हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये फर्दर डिक्रीज करता जाएगा, यहाँ तक वापस 0 पे आएगा, फिर 0 के बाद फर्दर नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, VM की वैल्यू, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी, ये नेगेटिव पीकेस्ट पॉइंट है तो इस पॉइंट पे V की वैल्यू होगी -VM। ओके, और इस पॉइंट पे वापस ये इंक्रीज़ करने लगेगा, करते करते ये इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू वापस होगी 0। ठीक, तो इसको हमें फेसर डायग्राम में दिखाना है। तो फेसर डायग्राम में कैसे वोल्टेज को दिखा सकते हैं, वो एक हम सर्किल बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के हम एक सर्किल की हेल्प लेंगे, और इस सर्किल में एक फेसर लाइन होती है, वो है VA। OA मान लिया, O सेंटर मान लिया, A ये पॉइंट मान लिया, कोई एक पॉइंट। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना था, ठीक, वैसे हमने यहाँ पे भी एक पॉइंट मान लिया। अब ये जो एंगल है ये ओमेगा टी है, फेसर एंगल है। ठीक, और ये OA जो होता है, OA तुम्हारा है फेसर लाइन। ठीक है, फेसर लाइन। अब जैसे जैसे ये OA पॉइंट A ये मूव करते जाएगी, OA यहाँ से यहाँ पे आ गई, मान लिया A डैश पोजीशन पे आ गई। ठीक है, ये पॉइंट, तो क्या होगा, ये ओमेगा टी इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा टी इंक्रीज होगा तो स्टार्टिंग ओमेगा टी इंक्रीज हो रहा है तो अब ये VA की वैल्यू जो होगी सॉरी, तो ये जो V की वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज़ होगी। पहले यहाँ पे V की वैल्यू निकालना होगा तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। ठीक, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे V की वैल्यू जो होगी, मान लिया VA आया। ठीक, तो वो VA की वैल्यू VM से कम हो गई, VA की वैल्यू VM से कम हो गई। फिर ये ऊपर यहाँ पे A डैश पॉइंट पाया, ये पॉइंट A पे था। अब मैं पॉइंट A डैश पे देखूँ, पॉइंट A डैश पे, तो यहाँ पर हम V की वैल्यू निकालें तो एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे। ठीक, y एक्सिस पर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला VA डैश। ये VA डैश अभी भी क्या है, मेरा VM से छोटा होगा। ठीक, ये अभी भी VM से छोटा होगा, लेकिन ये VA से बड़ा होगा। VA क्या है, VA तुम्हारा 0 से लेके यहाँ ये डिस्टेंस है। ठीक, तो ये VA से बड़ा है, VA डैश यहाँ से लेके यहाँ तक VA डैश है। ठीक,
लेकिन वीएम से छोटा है। वीएम डिस्टेंस क्या है, वीएम मैक्सिमम पीकेस्ट पॉइंट है। मैक्सिमम पीकेस्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा, वो मैक्सिमम पीकेस्ट पॉइंट 0 से लेकर इस पॉइंट तक मिलेगा। जब तुम्हारा ए डैश को, ये जो ए पॉइंट है वो तुम्हारा मूव करते हुए मान लिया इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट मान लिया पीकेस्ट पी पॉइंट मान लिया। तो जब यहाँ पे पहुँच जाएगा ओपी पर, तो तुम्हें जो वी ए जो होगा ये वी एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी पी एट पॉइंट पी पे तुम्हारा वी पी जो है वो इक्वल टू वी एम हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा टी क्या हो जाएगा, अगर ये पॉइंट मूव करते करते यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे ओमेगा टी राइट एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल। और एट दिस पॉइंट जो ओमेगा टी होगा वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दैट इज़ π/2। ठीक, तो ये तुम्हारा जो पॉइंट होता है ये तुम्हारा π/2 होता है। ठीक, अब ऐसे ही ये फर्दर ये पॉइंट मूव करता जाएगा। अब ये मूव करेगा तो ये डिक्रीज होगा। देखो इस पॉइंट पर अगर यहाँ पे कोई अल्टरनेट पॉइंट, कोई हम पॉइंट ले लिया मैंने, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो ये फेसर लाइन बनेगा सेंटर से। फेसर लाइन हमेशा सेंटर से जिस पॉइंट जो मूव कर रहा है उसको ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारा फेसर लाइन हो जाएगा। ठीक, तो ये सेंटर से, ओरिजिन से तुमने उस पॉइंट को मूव किया जहाँ पे पॉइंट मूव कर रहा है। तो यहाँ से जब हम वोल्टेज निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यहाँ पे परपेंडिकुलर फेसर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा फिर ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वीएम से छोटा हो गया। वीएम तुम्हारा यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये डिक्रीज हो गया। ठीक, फिर फर्दर डिक्रीज होते होते ये 0 पाया। 0 पे ये मान लिया कोई एक पॉइंट मान लिया, मान लिया के मान लिया। ठीक, तो 0 पे आके ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। 0 जब 0 पर पॉइंट आएगा तो इस पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो हाइट थी वो 0 हो गई। तो इस पॉइंट पे तुम्हारा 0 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक, फिर फर्दर देखो ये डिक्रीज हुआ और 0 हो गया, तो ये तुम्हारा डिक्रीज हुआ और 0 हो गया। अब फर्दर ये जो नेगेटिव पोर्शन है, इस नेगेटिव पोर्शन को शो कर रहा है कैसे, इसको ये पोर्शन शो कर रहा है। फिर इस ये जो इंक्रीज होगा तो इसको इंक्रीज कैसे करेंगे, इस पोर्शन से दिखाएंगे। तो ऐसे ये साइक्लिक डायग्राम चलता है। ठीक, तो ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। जो साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे उसमें तुम्हारा जो लाइन का मूवमेंट होता है, जो लाइन मूव करता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर मूव करेगा, वही तुम्हारा फेसर लाइन होगा। ठीक, तो यहाँ पर इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस और प्योर रेजिस्टेंस के बेसिस पे आएगा। तो सबसे पहले हम प्योर रेजिस्टेंस का डायग्राम पे हम वर्क करेंगे, और प्योर रेजिस्टेंस के लिए क्या फेसर डायग्राम, फेसर वैल्यू होती है, फेसर डायग्राम होता है, उसको ड्रॉ करना है। ठीक, तो हम अभी, हाँ, तो इसमें आता है अगला पॉइंट, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस इन सर्किट। इसमें सबसे पहले हम सिंगल फेस में हम रेजिस्टेंस की, प्योर रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ऐसा सर्किट जिसमें प्योर रेजिस्टेंस हो, उसमें फेसर डायग्राम क्या होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक, हम वोल्टेज और करंट के बीच में हम फेसर डायग्राम बनाते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी हमने ये क्या किया था, ये वोल्टेज के लिए फेसर डायग्राम लाइन बताया था कि वोल्टेज के लिए जो फेसर लाइन था तुम्हारा ओमेगा टी एंगल पे, वो ये था। अब ऐसे ही हम करंट के लिए भी बनाएंगे कि रेजिस्टेंस में तो आपका करंट का भी फेसर लाइन डायग्राम किया होगा। जैसे कि करंट का मैंने बनाया यहाँ पर, ऐसे करंट का बनाया मैंने इसी ओमेगा टी एंगल पे, और ओमेगा टी एंगल पे जो करंट का आपका जो डायग्राम आया वो आया, ये आया फेसर लाइन। ठीक, ये करंट के लिए आ गया। अब ये करंट के लिए ये आ गया तो इन दोनों के बीच में फेसर डायग्राम क्या होगा इन दोनों का, तो इनको का फेसर डायग्राम इसको और इसको कंबाइन कर देंगे। ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये जो हो गया ये फेसर डायग्राम हो गया करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक, तो इसको हम सही से समझते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट बताया आपको। ये जो प्योर रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक सर्किट लेंगे, ऐसा सर्किट जिसमें कि सिर्फ रेजिस्टेंस हो। तो
ये रेजिस्टेंस लिया मैंने, इस सर्किट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ, कोई एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स देता हूँ जिसमें एसी करंट हो। ये सोर्स ले लिया मैंने, करंट सोर्स, ठीक। अब ये करंट सोर्स लिया तो इसमें करंट का डायरेक्शन भी होगा एक, ये करंट यहाँ से फ्लो हुआ और ये सर्किट में रेजिस्टेंस में गया, ठीक। एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ के थ्रू कि जो वोल्टेज होता है, यहाँ से आपने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो भी वोल्टेज होता है वो वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। तो इससे अगर हम ये कहें कि अगर साइड में अगर हम देखें 6, अगर मैं कहता हूँ 6 जो है वो मल्टीपल है 3 और 2 का, ठीक है। कोई नंबर है, किसी दो नंबर का मल्टीपल है, तो तुम्हारा ये जो नंबर रहेगा, ये इन दोनों में से कोई भी हम कोई एक सिंगल नंबर का हम सेलेक्ट करते हैं, मान लिया 2 या फिर 3, वो तो 6 से हमेशा छोटा होगा ना। इसका मतलब 6 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3 और 6 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तुम्हारा पूरा नेचुरल नंबर है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है, तो वो तुम्हारा हमेशा इस साइड वाले से छोटा होगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो मल्टीपल होता है करंट का और रेजिस्टेंस का, तो इसका मतलब वोल्टेज तुम्हारा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा बड़ा होगा करंट से, और रेजिस्टेंस से हमेशा इसकी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक, क्लियर। हाँ, तो इसका यूटिलाइज होने वाला है अभी, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब इसमें एक और चीज़ है, ये तो मैंने बताया था कि अगर इसका हम वोल्टेज का अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक। एक सेकेंड, ये क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। इसको जरा से मैं फिर से लिखता हूँ, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमें वोल्टेज का तो मिल गया, तो हम इसका फेसर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम फेसर डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। तो किसी इंस्टेंट पर ओमेगा टी इंस्टेंस पर बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसको बनाते हैं, इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कोई फेसर लाइन होगा यहाँ पर ए ओ ए, ठीक। और इसका एंगल कितना होगा ओमेगा टी, ये इसका फेसर डायग्राम होगा, ठीक। अब हमें करंट का भी निकालना है, हम इसमें वोल्टेज का भी फेसर डायग्राम बनाएंगे और करंट का भी, और दोनों को कंबाइन करेंगे कि उसका कंबाइन इफेक्ट क्या होता है प्योर रेजिस्टेंस में। तो हम करंट का कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने बताया पीछे वाले पेज में V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो यानी करंट क्या होगा, I इक्वल टू वी अपॉन आर। कोई दिक्कत? अब ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब कि ये V की वैल्यू जो है V इक्वल टू आई आर मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो आई आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अब यहाँ पे मैं करंट निकालना है तो मैं रेजिस्टेंस को इस साइड भेज दूंगा नीचे, तो ये वी एम अपॉन आर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो वी एम अपॉन आर होता है ये होता है, ये वी एम क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक। यहाँ पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या है, करंट है, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम करंट ये आई एम होगा, इसका एम्पलीट्यूड, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू जो इंस्टेंटेनियस करंट है आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अब इसका हम फेसर डायग्राम बनाएं तो इसका फेसर डायग्राम क्या होगा, इसमें करंट जो होगा इसका भी एंगल कितना है, ओमेगा टी है। तो जिस एंगल पे ये है उसी एंगल पे ये भी होगा, पॉइंट पे ए पॉइंट पे ये भी होगा,
ठीक। इसका भी एंगल ओमेगा टी होगा जैसे कि इसका ओमेगा टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम वन, अगर हम इसे वन मान लें और इसको हम टू मान लें तो वन और टू से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू कि तुम्हारा वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेस एंगल जो है वो सेम है, ओमेगा टी इसमें भी है, ओमेगा टी इसमें भी है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई वोल्टेज है, वोल्टेज की डायरेक्शन ये है, ये V है, तो करंट क्या होगा, तो करंट की भी डायरेक्शन यही होगी, लेकिन जो I, लेकिन जैसा कि हमने अभी पहले बताया था कि वोल्टेज तुम्हारा बड़ा होगा करंट से, इसलिए इसकी जो लेंथ है इसको हम छोटा बनाएंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, ये वोल्टेज को ओवरलैप करेगा। ठीक, करंट ओवरलैप करेगा वोल्टेज को, सेम डायरेक्शन होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, छोटा होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ठीक, तो ये प्योर रेजिस्टेंस का हो गया। अब इसमें पावर का भी है, लेकिन मैं पावर का मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, पहले इतना समझो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ओके।